हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी 2019 का जो पेपर था उसका सेक्शन सी। ऑलरेडी हम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन सी हमें पता है कि न्यूमेरिकल्स होते हैं, थोड़ा सा हमें डर लगता है, लेकिन एक बार अगर आप आज का ये सेशन देखोगे तो उसमें आपको बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि ये न्यूमेरिकल्स इतने डिफिकल्ट होते हैं। ये बिल्कुल इजी होते हैं, कुछ सिंपल से ट्रिक्स होते हैं, कुछ सिंपल सी चीज़ें होती है जिनको आपको फॉलो करना है। डेफिनेटली आपको ये सेक्शन भी बहुत इजी जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, प्रो इंसुलिन इज एन 84 रेसिड्यू पॉलीपेप्टाइड। हमें पता है उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड होती है, उसमें से एक को क्लीव करते हैं और फाइनल जो ए एंड बी है उसको जोड़ देते हैं, तो प्रो इंसुलिन से क्या बन जाता है? इंसुलिन बन जाता है। तो प्रो इंसुलिन इज एन 84 रेसिड्यू पॉलीपेप्टाइड विद 6 सिस्टीन्स। इसमें कितने? 6 सिस्टीन्स है। हाउ मेनी डिफरेंट डाइसल्फाइड कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? तो हमें पता है कि 2 सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। अब अगर हमारे पास 6 सिस्टीन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे 6 सिस्टीन है। अगर आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना है तो हम एक सिस्टीन के बीच नहीं बना सकते, एटलीस्ट 2 सिस्टीन होंगे तो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। यस और नो? तो अगर हम यहां पर कॉम्बिनेशन ले तो पहला फर्स्ट सिस्टीन दूसरे सिस्टीन के साथ मिलकर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है, पहला तीसरे के साथ मिलकर बना सकता है, पहला फोर्थ के साथ मिलकर बना सकता है, फर्स्ट फिफ्थ एंड फर्स्ट सिक्स, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सेकंड जो है थर्ड के साथ, सेकंड ने ऑलरेडी फर्स्ट के साथ बनाया, फर्स्ट ने सेकंड के साथ या सेकंड ने थर्ड के साथ, तो बात तो एक ही है। सेकंड थर्ड के साथ, सेकंड फोर्थ के साथ, सेकंड फिफ्थ के साथ, सेकंड सिक्स के साथ भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। ऐसा ही थर्ड जो है वो फोर्थ के साथ बना सकता है, तो थर्ड ने ऑलरेडी 2 के साथ बनाया, थर्ड जो है 5 के साथ बना सकता है, थर्ड जो है 6 के साथ बना सकता है। सेम तरीके से फोर्थ जो है 5 के साथ बना सकता है, फोर्थ 6 के साथ बना सकता है, और ऐसे ही 5 जो है वो 6 के साथ बना सकता है। 6 ने ऑलरेडी 5 के साथ बना दिया, 5 6 के साथ कर रहे हैं, 6 5 के साथ कर रहे हैं, बात तो एक ही हो गई। अब टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए, मतलब जितने कॉम्बिनेशन उतने बॉन्ड बनेंगे। तो यहां पर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, टोटल कितने डाइसल्फाइड, डिफरेंट टाइप्स के डाइसल्फाइड कॉम्बिनेशन यहाँ पर अवेलेबल है? तो 15 अवेलेबल है। अब आपको लगेगा सर ये तो 6 16 लेके बोला है, अगर ऐसे 10 16 लेके बोलते तो कैसे करते हैं? इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 है तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे 6C2, 6C2। अब इसको कैसे करना है? ये 6 जो है तो क्या करो, 6 इंटू 5 करो, 6 के बाद जो आता है उसको लो, 6 इंटू 5 करो, अपॉन जो 2 है तो 2 के पहले क्या आता है 1, 1 इंटू 2 करो, तो इसको सॉल्व करो। तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30, अपॉन 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा, टोटल कितना आएगा 15। ये 2 का मतलब आपको कितने कॉम्बिनेशन चाहिए? यहां पर हमें 2 का एक कॉम्बिनेशन लगता था, अगर हमें 3 का एक कॉम्बिनेशन होता, जैसे कोडोन का होता है हमारा, तो हम 6C3 करते, अगर 3 का कॉम्बिनेशन होता। लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशन कितना है? 2 का है, तो हमें यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही अगर आपको 7 to 2 का करना है तो अगर आप 7C2 ले सकते हो, अगर 6 की जगह आपको 7 16 बोले तो 7 इंटू 6 हो जाएगा और अपॉन 1 इंटू 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, एस और नो? तो इस तरीके से 7 इंटू 6 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो 21 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें ये कहा है C3 plants utilizes 18 molecules for ATPs to synthesize 1 molecule of glucose from the CO2.
अब एक ग्लूकोज 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यानी कि कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन है। और 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए टोटल एटीपी कितनी लगी, 18 एटीपी लगी। 6 कार्बन के लिए 18 एटीपी, तो 1 कार्बन के लिए कितने एटीपी लगेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कितने लगेंगे, 3 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर 1 CO2 फिक्सेशन। और ये तो हमने पढ़ रखा था कि एक कार्बन को फिक्स करने के लिए C3 प्लांट को 3 एटीपी एंड 2 NDPH लगते हैं। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP equivalents are used by C4 plants to synthesize 1 molecule of glucose from CO2। अब ये सारी बात हो गई C3 प्लांट की, लेकिन C4 प्लांट्स जो है उसमें 3 एटीपी नहीं लगते, उसमें 5 एटीपी लगते हैं फॉर 1 CO2 फिक्सेशन। जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा होता है C3 प्लांट ने, उसको सॉल्व करने के लिए C4 प्लांट ने जो अपना CO2 फिक्सेशन है वो 2 अलग अलग सेल में करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मेसोफिल सेल एंड बंडल स्टिक सेल जो कोऑपरेटिव मैनर में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो वहां पर हमें फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए 2 एक्स्ट्रा एटीपी खर्च करने पड़ते हैं हर कार्बन के पीछे। तो सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने आपको क्लास में भी कहा था, C3 प्लांट अगर CO2 फिक्सेशन कर रहे तो 3 एटीपी लगेंगे, लेकिन अगर C4 प्लांट कर रहा है तो एक CO2 फिक्सेशन के लिए 3 की जगह कितने लगेंगे, 5 एटीपी लगेंगे। तो 5 एटीपी एक कार्बन के लिए, एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो 5 इंटू 6, तो 5 क्या हो गए, ये 5 एटीपी हो गए, और 6 क्या हो गए यहां पर CO2 हो गए। इनको फिक्स करने के लिए टोटल कितने लगेंगे, 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहां पर रिक्वायर्ड है। तो 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहां पर लगेंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट जो है, हेट्रोजाइगस फीमेल फ्रूट फ्लाइज विद ग्रे बॉडी एंड पर्पल आईज वेर मेटेड विद होमोजाइगस मेल विद ब्लैक बॉडी एंड रेड आई। फीमेल फ्रूट फ्लाई जो है हेट्रोजाइगस है, चलो कोई बात नहीं। क्या उसका फिनटाइप है, ग्रे बॉडी एंड पर्पल आईज। मेल जो कि होमोजाइगस है तो वो क्या है, ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी की जगह ब्लैक बॉडी है, और यहां पर पर्पल आई की जगह रेड आईज है। द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड एंड देयर फिनोटाइप्स आर शोन। कितने ऑफस्प्रिंग मिले, तो हमें ग्रे बॉडी पर्पल आईज 300 मिले। तो ग्रे बॉडी पर्पल आईज किसके जैसे देते हैं, फीमेल फ्रूट फ्लाई के जैसे देते हैं। ब्लैक बॉडी रेड आईज, ब्लैक बॉडी रेड आईज किसके जैसे, मेल के जैसे दिखते हैं। तो ये 347 मिले। ग्रे बॉडी एंड रेड आईज, तो ग्रे बॉडी पर्पल आईज थी फीमेल की, यहां पर एक नया कॉम्बिनेशन अपीयर हुआ है पेरेंट्स के अलावा। ये पेरेंट्स हो गए ना, फीमेल और ये मेल, ये पेरेंट्स हो गए। तो इतना भी दिमाग नहीं लगाना, यहां पर सिंपल सी बात है, जिनका नंबर हमेशा ज्यादा होता है वो कैसे कॉम्बिनेशन हो गए, वो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गए। तो यहां पर एक का 300 है, एक का 347 है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया। और जिनका नंबर लेस है उनको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गए, ये भी क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गए। तो सिंपल से इसका फॉर्मूला है, आपको क्या बोलना है करने को, कैलकुलेट द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ recombinants, number of recombinants upon total progeny, upon total progeny into 100। बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं कि टोटल प्रोजेनी जो है वो 100 कैसे करते हैं। यहां पर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है, तो ये कितना हो गया, 300 प्लस 347, तो 647 हो गया। 647 61 प्लस 55, तो पहले इसको सम करते हैं। तो 60 प्लस 50 कितना हो गया, 110 हो गया, और ये 6, तो ये 116 हो गया। तो 647 प्लस 116 कितना आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 763 आ जाएगा। क्लियर है? अभी आउट ऑफ 763 में से
कितने रिकॉम्बिनेंट है? ये 61 प्लस 55 ये रिकॉम्बिनेंट है, तो 116 क्या हो गया आपके नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल कितने 673 और इनटू क्या आ जाएगा 100। क्लियर है? अब रिकॉम्बिनेंट्स कैसे आपने रिकॉम्बिनेंट्स किया? देखो ना, ये एक फीमेल फ्रूट फ्लाई है और ये मेल है, इनका क्रॉस किया तो फीमेल का क्या है ग्रे बॉडी पर्पल आई, यस ग्रे बॉडी पर्पल आई। मेल क्या है ब्लैक बॉडी रेड आई, ब्लैक बॉडी रेड आई। लेकिन जो ग्रे बॉडी रेड आई ऐसा किसी भी पेरेंट में दिख रहा है, या ब्लैक बॉडी पर्पल आई ये किसी भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, ये एक पेरेंट है और ये एक पेरेंट है, तो पेरेंट्स के अलावा कोई फेनोटाइप दिख रहा है तो वो क्या होगा फिर डेफिनेटली रिकॉम्बिनेंट। और ये भी आपको अगर नहीं एनालाइज करना तो इतना देखो, जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा वो पेरेंटल होगा, क्योंकि हमेशा पेरेंटल क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। तो बस इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 15.20 ऐसे कुछ आता है, तो वो आपकी क्या है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला ध्यान में रखिए आराम से। नाउ नेक्स्ट, schematic representation of the restriction fragment length polymorphism RFLP analysis of sample population is shown below. The number of people exhibiting a given pattern is indicated above the lens. अब कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.5 kb अलील, ये अलील की आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। नाउ सबसे पहले आप देखो यहां पर ये 6.5 और 3 बैंड होने वाले कितना पॉपुलेशन है 8। नंबर ऑफ इंडिविजुअल दिखा रखा ना यहाँ पर, फ्रैगमेंट पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस ऑफ सैंपल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल एग्जिबिटिंग अ गिवन पैटर्न यहाँ पर दे रखा है। ये 8 लोग ये वाला बैंड पैटर्न शो कर रहे हैं, 40 लोग ये वाला बैंड पैटर्न शो कर रहे हैं, 20 पीपल ये वाला बैंड पैटर्न शो कर रहे हैं, 7 वाले ये। तो सबसे पहले आप टोटल निकालो, नंबर ऑफ पीपल जो है यहां पर आप टोटल निकालो, इसका टोटल कितना हो रहा है ये 40, ऐसे सिंपली करते हैं 40 प्लस 20 60 हो गए, 60 प्लस 8 68 हो गया, 68 प्लस 7 कितना हो गया 75, 75 प्लस 30 यहां पर तक 75 हो गया, 13 प्लस 12 कितना हो गया 25, तो 75 प्लस 25 टोटल कितने हो गए 100। क्लियर है? नाउ कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6.5 kb अलील। अब 6.5 kb, अब टोटल 100 में से आपको 6.5 kb अलील कितने इंडिविजुअल दिखाते हैं, वैसा ही कहेंगे ना कि अलील अपीयर्ड इनटू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ जीन्स, यही तो होगा। अब आपको टोटल आपने पहले काउंट किया, टोटल कितने हो गए 100 हो गए, उसमें से आपका जो अलील है, आपका जो इंटरेस्टेड अलील है 6.5 kb वाला, वो कितने इंडिविजुअल में दिख रहा है, तो यहां पर दिख रहा है वो यहां पर दिख रहा है और यहां पर दिख रहा है। क्लियर है? मतलब ये 20 प्लस 8 कितने हो गए 28 हो गए, 28 प्लस 13 तो 28 प्लस 10 हो गए, तो कितने हो गए 38 और 38 प्लस 3 41। तो आपको दिख रहा है ये 41 लोगों में आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 100। तो इसकी अलील फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, सिंपली इसका कैलकुलेशन करो तो क्या आएगा 0.41 आ जाएगा। तो इस तरीके से इतना सिंपल क्वेश्चन यहां पर ये था, बस देख के आपको डर लगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इतने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज कैटालाइजेज द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज क्या कर रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, या फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी कैटालाइज यहां पर हो सकती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हो रहा है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो रहा है। इफ 0.05% if 0.05% of the original concentration of glucose 6 phosphate remain at equilibrium, then the equilibrium constant of this reaction is,
जो टोटल ओरिजिनल कंसेंट्रेशन था उसमें से कितना बचा है? 0.05, मतलब 0.05% बचा है। कितने में से बचा है? 100 में से मानो, 100% में से मानो, तो कितना कन्वर्ट हुआ होगा? तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 99.95 जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। क्या कहा है? इफ 0.05% of the original concentration of glucose 6-phosphate remains at equilibrium, ओरिजिनल से कितना रहा है? ओरिजिनल से सिर्फ 0.05% रहा है, तो कितना कन्वर्ट हुआ होगा? तो 100 माइनस 0.05 करेंगे, इतना कन्वर्ट होगा। ये आपका क्या रहा? प्रोडक्ट। और ये आपका क्या रहा? सबस्ट्रेट। एंड देन क्या पूछा है आपसे? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट करोगे तो क्या करेंगे हम यहां पर? 0.05 अपॉन 99.95, इतना सिंपल तरीके से करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 1999। बस इतना सिंपल से कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्लियरली प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट करेंगे बस। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारा यहां पर था, इसको भी हम कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट, इन ए बैक्टीरियम ए म्यूटेशन रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ऑफ केस इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर अमोनियम फ्रॉम 50 माइक्रोमोल to 5000 माइक्रोमोल विदाउट अफेक्टिंग म्यूमैक्स। मतलब जो हमारा केस है वो अमोनियम सल्फेट के लिए बिफोर म्यूटेशन, म्यूटेशन से पहले कितना था? 50 माइक्रोमोल, लेकिन अब म्यूटेशन के बाद वो बढ़ गया और कितना हो गया? 5000 माइक्रोमोल। लेकिन उसने जो हमारा म्यूमैक्स था उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया। द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट म्यू of the mutant growing on 0.5 millimolar ammonium in the medium, तो जो सबस्ट्रेट है यहां पर 0.5 मिलीमोलर अमोनियम उसके ऊपर ग्रो कर रहा है, तो पूछ रहे हैं कि कितने फैक्टर से ये डिक्रीज होगा। द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो है म्यू 0.5 मिलीमोलर अमोनियम पे ग्रो कर रहा है, तो कितने फैक्टर से डिक्रीज होगा? तो सबसे पहले इसके लिए तो एक फॉर्मूला लगाओ। तो फॉर्मूला क्या आता है यहां पर? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस अपॉन के एस प्लस एस। तो हमें पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो यहां पर हम कहते हैं म्यू इज द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। यस, बिल्कुल सही बात है। म्यू मैक्स जो है is the maximum specific growth rate for the culture, 1 by टाइम दे रखा है यहां पर, क्लियर है? मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। एस जो है वो है द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा 0.5 mm, एंड देन केस दे रखा है, तो एस तो यहां पर भी सेम और यहां पर भी सेम है। केस क्या है? इज द हाफ सैचुरेशन कांस्टेंट मास बाय वॉल्यूम, आल्सो नोन एज द एफएनडी कांस्टेंट, और ये प्रकार है सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट। अब बस हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स है उसको 1 कंसिडर करेंगे इनटू सबस्ट्रेट जो है, तो पहले ओरिजिन निकालते हैं, म्यूटेशन से पहले कितना है उसको निकालते हैं। सबसे कितना था हमारा? 50 माइक्रोमोलर, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहां पर? सबस्ट्रेट जो है हमारा अमोनियम सल्फेट, तो ये क्या है? 0.5 मिलीमोलर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ मोलर, क्लियर? अपॉन केस क्या आएगा आपका? केस जो है, केस इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट फॉर अमोनियम,
तो ये हमारा पहले कितना था, पहले म्यूटेशन से पहले निकाले, ओरिजिनल निकाल रहे, तो 50 माइक्रोमोल था, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये जो 50 माइक्रोमोल, 50 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोमोल को हम ऐसे लिखेंगे -6, क्लियर। प्लस सबस्टेट वही आएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मोल, क्लियर यहां तक। अब इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 1 इंटू 0.5, तो ये क्या आएगा 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू -3, बस इतना आ जाएगा, क्लियर। और ये अब इसको 50 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 0.5 इंटू 10⁻⁻3 यहां पर कर दिया। फिर यहां से आगे क्या आएगा, अब इसको सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते, ये आएगा 0.0, ये -3 है तो ऐसे लिखते हैं 0.005 अपॉन ये 50 इंटू 10⁻⁻6, तो इसको कैसे लिखेंगे 0.00005, ये आएगा। -6 को यहां पर लेंगे तो प्लस ये क्या आएगा 0.0005 प्लस इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 0.0005 अपॉन 0.005 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कुछ 0.90 के आसपास। तो ये हमारा ओरिजिनल है। अब इसमें बस एक सिंपल सा चेंज करना है, और चेंज क्या करना है, यहां पर 50 की जगह अब क्या हो गया है 5000 हो गया है आफ्टर म्यूटेशन, ये हमारा बिफोर म्यूटेशन इतना आ गया। अब आउट आफ्टर म्यूटेशन कितना आएगा, अब आफ्टर म्यूटेशन के लिए क्या लिखेंगे, सेम 1 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन, अब यहां पर बस 50 की जगह क्या आएगा 5000 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 0.5 इंटू 10⁻⁻3, बस इतना चेंज किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारा 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 5000 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 0.5 इंटू 10⁻⁻3, तो और क्या आ जाएगा यहां पर 0.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको सिंपल तरीके से कन्वर्ट करते हैं, यहां पर क्या आएगा 0.005 प्लस 0.005, क्लियर है। अब इन प्लस 0.0055 और उसके पहले क्या है 0.005 और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.09 आएगा, क्लियर यहां तक, तो 0.09 आएगा। अब ये वाला जो हमारा था इसमें एक जो था बिफोर म्यूटेशन था, आफ्टर म्यूटेशन था, बिफोर म्यूटेशन और एक आफ्टर म्यूटेशन। अब बिफोर म्यूटेशन 0.9 था और ये 0.09 था, मतलब इसको रफली अगर कंसिडर करें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है यहां पर 0.9 के मतलब लगभग 1 के पास था, लगभग 1 के पास था, 0.09 मतलब लगभग 0.1 के पास था, तो कितना, और वैसे भी इसमें कितने का आ रहा है n का डिफरेंस आ रहा है। तो अमोनियम इन द मीडियम डिक्रीज बाय कितने फैक्टर से 10 फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। रफली 1 पकड़ सकते, नहीं भी पकड़ना है 1 तो 0.90 से पकड़ो और यहां पर 0.09 से पकड़ो,
अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 10 फैक्टर का डिफरेंस वहां पर आएगा। तो पहले आपको बिफोर म्यूटेशन निकालना पड़ेगा और उसके बाद में आफ्टर म्यूटेशन, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें क्या कहा है, द टोटल नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स present after 5 cycles of polymerase chain reaction starting with 3 molecules of template DNA is। तो सिंपली इसका ऐसा कर सकते कि 3 मॉलिक्यूल है पहले, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है डीएनए का टेम्पलेट मॉलिक्यूल, ये दूसरा टेम्पलेट है और ये तीसरा, ऐसे 3 है। तो हमें सिंपली पता है फर्स्ट साइकिल के बाद 3 के कितने होने वाले 6, सेकेंड साइकिल के बाद 6 के कितने होंगे 12, थर्ड साइकिल के बाद 12 के कितने होंगे 24, फोर्थ साइकिल के बाद 24 के कितने होंगे 48 और फिफ्थ साइकिल के बाद 48 के कितने होंगे 96। इतना तो हमें क्लियर पता है क्योंकि डबलिंग ही होती है। लेकिन इसको सॉल्व करने का और एक सिंपल तरीका है। अब यहां पर 5 साइकिल बोला है इसलिए हम रैंडमली कर सकते हैं, लेकिन हर बार रैंडमली नहीं कर सकते। अगर आपको यहां पर 5 की जगह 10 साइकिल के बाद पूछा तो फिर आप क्या करोगे, या फिर 20 साइकिल्स के बाद पूछा तो आप क्या करोगे। तो फिर हमें उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना होगा और फॉर्मूला क्या होगा, n0 इंटू 2n। अब यहां पर n0 जो होगा वो नंबर ऑफ डीएनए टेम्पलेट होगा, वो क्या होगा, नंबर ऑफ डीएनए टेम्पलेट। देन जो n होगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। इतना होगा सिंपल से। अब n0 की वैल्यू क्या होगी, n0 की वैल्यू होगी 3। क्यों, क्योंकि टेम्पलेट डीएनए कितने 3, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल कितने होंगे यहां पर 5 होंगे। तो बस वैल्यूज पुट करो, n0 3 इंटू 2n की वैल्यू क्या है 5, तो 3 इंटू 2 कितना आएगा 32। तो 3 इंटू 32 इज इक्वल टू 96। तो आपको कितने डीएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे आफ्टर 5 साइकिल, अगर आप 3 टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हो तो वो 96 मिलेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हमारे और वीडियोस को अगर आपको देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। जितने मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे उतनी अच्छी बात होगी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।